हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पेरिस ओलंपिक्स के समापन में अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो के अंदर। टेलीग्राम से आप मेरी डेली की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं आपको करंट अफेयर की पीडीएफ देता हूं उसमें डेली का बहुत सारा स्टैटिक जीके का कंटेंट होता है। आप इसे पढ़ना ना भूला करिए, क्योंकि ये सारा जितना भी कंटेंट होता है ये हैंड पिक्ड होता है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत मेरी लगती है, और वो कंटेंट ऐसा क्रीम कंटेंट होता है जो कि आपको गूगल पे जल्दी से नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डी वाई पाटिल स्टेडियम भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है कहाँ? सही आंसर है मुंबई। डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक और प्रसिद्ध स्टेडियम है जिसको बोलते हैं वानखेड़े स्टेडियम। इसके अलावा बेंगलोर में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसको बोलते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है, और लखनऊ में फेमस स्टेडियम है जिसको बोलते हैं एकाना स्टेडियम। वैसे इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हर एक एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है। तो दोनों किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर किए हुए हैं, और ये सारे टेबुलर फॉर्मेट में हैं। मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है इसमें। इतना ही नहीं, इन सभी टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, और ये सारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके लिंक पर, तो आपको किताब का सैंपल भी मिलेगा, शुरुआत के कुछ चैप्टर्स भी मिलेंगे जहां से आप देख सकते हैं ये किताब आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन तो आप लोग जानते ही हैं, वहां से आप जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। पेपर में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आपके पास अभी भी मौका है। अभी हाल ही में आसाम सरकार के द्वारा राज्य के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एक नई फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है? तो इस नई योजना का नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना। अब ये योजना है क्या, देखिए। पहली चीज तो इस योजना का लाभ आसाम के अंदर लगभग हर एक लड़की को मिलेगा, या आप बोल सकते हो हर एक महिला को मिलेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे हो। दरअसल इस योजना को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि आसाम के अंदर जो बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए। और ये बाल विवाह ज्यादातर उस केस में होते हैं कि ऐसे घर जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि लड़कियों के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, और जल्द से जल्द वो उनको घर से बाहर निकाल दें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। और केवल एक ही तरीका उनके पास बचता है लड़कियों को बाहर निकालने का, और वो है उनकी शादी करा देना जल्द से जल्द, जिससे कि इस तरीके की लड़कियों का करियर तो पूरा खत्म ही हो जाता है, और एक तरीके से पूरा जीवन उनका गर्त में भी चला जाता है। तो है क्या कि ऐसे पेरेंट्स का अगर वो बोझ इसे समझते हैं तो उसे कम करने के लिए ये योजना लॉन्च करी गई है। इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि पहली चीज तो आप ये समझ लें कि ऐसी लड़कियां जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी, ऐसी लड़कियां जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसी जो कि बीएड करके इस टाइम पर टीचर हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। ये तीन लोग एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आसाम के अंदर जितने भी महिलाएं होंगी वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। अब सवाल यह है कि एलिजिबिलिटी के आधार पर मिलेगा क्या? ऐसी लड़कियां जो कि क्लास 11 से 12th तक की पढ़ाई कर रही हैं उनको हर महीने सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, और ऐसा 10 महीनों तक उन्हें मिलेगा। मतलब 11th में पढ़ रही है या 12th में लड़की पढ़ रही है, टोटल 10 महीनों तक लगातार उसे मिलेगा। तो 10,000 रुपया हर एक लड़की को मिलेगा। दूसरी जो क्लॉज है इसमें वो ये है कि ऐसी लड़कियां जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको भी अगले 10 महीनों तक 1,250 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो कंटिन्यू करती हैं अपने ग्रेजुएशन को, मतलब अगर वो सेकेंड ईयर में दाखिला लेती हैं, तो फिर उनको अगले साल भी 10 महीने तक, और थर्ड ईयर में भी 10 महीने तक 1,250 रुपए प्रति माह मिलते रहेंगे। अब ऐसी लड़कियां जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो उनके पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हर महीने
₹2,500 उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे, और ये जो धनराशि होगी ये हर महीने की 11 तारीख को भेजी जाएगी। तो काफी काबिले तारीफ योजना है। इस तरीके की योजनाएं बहुत कम राज्य सरकार ही लॉन्च कर पाई हैं आज तक। हिमांता बिस्व शर्मा ने इसको लॉन्च किया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और आसाम के गवर्नर हैं इस टाइम पे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और ये रिपोर्ट जारी करी है बार्कलेज ने। तो इस रिपोर्ट का नाम है बार्कलेज हुरून इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये पता लगा है कि इस टाइम पर पूरे भारत का जितना जीडीपी है, उस जीडीपी का 10% अकेले एक भारतीय कंपनी के पास, आप बोल सकते हो, उनकी वेल्थ है। मतलब आप ये बोल सकते हो पूरे भारत का जितना जीडीपी है उसका 10% पैसा अकेले इस फैमिली के पास है। ये फैमिली कौन सी है? तो ये है अंबानी फैमिली की। और आपको पता है अंबानी फैमिली की इस टाइम पर वैल्यू कितनी है? तो इनकी वैल्यू है 25.75 ट्रिलियन रुपीस। ओके। और इनसे ज्यादा वेल्थ भारत में किसी भी फैमिली की नहीं है। सेकंड नंबर पे बजाज फैमिली है यहाँ पर, और थर्ड नंबर पे बिरला फैमिली है, आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से आप जिसे जानते हो। चौथे नंबर पे जिंदल फैमिली है, जिसको जेएसडब्ल्यू स्टील के नाम से कंपनी जानी जाती है। और पांचवें नंबर पे एचसीएल कंपनी है। तो ये टॉप 5 फैमिलीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है। इस रिपोर्ट में एक और खास बात बताई गई है। अगर बजाज और अंबानी फैमिली और बिरला फैमिली, इन तीनों की वेल्थ मिला दी जाए, तो ये बन जाती है $460 बिलियन। और आपको पता होना चाहिए ये सिंगापुर पूरे देश से भी ज्यादा है। और बाकी पूरी डिटेल मैंने पीडीएफ में एक बार दे दी है, तो वहां से आप लिस्ट पूरी देख लीजिएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई है सोवराइन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं हर देश के, उसमें आरबीआई ने कौन सी रैंकिंग हासिल करी है। तो दरअसल ये जो रैंकिंग दी गई है ये बैंकों की टोटल एसेट्स के आधार पर दी गई है। मतलब आप यही बोल सकते हो कि बैंकों की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू। तो पूरे दुनिया में अगर बात करें तो भारत का सेंट्रल बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसने 12वीं रैंक हासिल करी है। और नंबर 1 पे इसमें कौन सा बैंक रहा है? ये रहा है अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम बैंक। ठीक है। दूसरे नंबर पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ जापान है। चौथे नंबर पे ड्यूस बैंक है, और पांचवें नंबर पे बैंक ऑफ फ्रांस है। टॉप 10 जो बैंक है उन सब की लिस्ट भी मैंने पीडीएफ में दी है, तो वहां से एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना साल 1935 में करी गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में हुआ था। और आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। हाल ही में बुल्गारिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? वैसे मैं आपको बता दूं, बुल्गारिया में प्रॉपर तरीके से सरकार नहीं चल रही थी, क्योंकि इस साल मार्च के महीने में इनके जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था निकोलाई देनकोव। यहां पर मैं लिख देता हूं, निकोलाई देनकोव। ठीक है। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से एक तरीके से ये पद वैकेंट पड़ा हुआ था। तो अब से ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है गोरिट्सा ग्रुंचारोवा कोज़हारेवा। तो ये होंगी नई प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर के रूप में बुल्गारिया में। और बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? ये है सोफिया। क्या है? सोफिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तो बांग्लादेश के इंटम प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद यूनुस इसके इंटम प्राइम मिनिस्टर है। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में एक तरीके से बराबर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? मतलब एक तरीके से टाई कर लिया है इन दोनों ने अपना स्कोर। तो टॉप में इस बार दो देश रहे हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है ओलंपिक्स में। तो ये दो देश है, एक तो अमेरिका और दूसरा है चाइना। अमेरिका और चाइना ने इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 40-40 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और टॉप पर रहे हैं दोनों कंट्री। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें भी यूएस की रैंक नंबर 1 पे रही है। उसका कारण यह है कि गोल्ड मेडल तो दोनों ने 40-40 जीते हैं, लेकिन यूएसए ने ओवरऑल टोटल मेडल ज्यादा जीते हैं। यूएसए ने टोटल 126 मेडल जीते हैं, और चाइना ने टोटल 91 मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर पे जो देश रहा है ये रहा है जापान। जापान ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, इसने 18 गोल्ड जीते हैं। और पांचवें नंबर पे फ्रांस रहा है, जिसने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको पता है भारत ने इस बार कौन सी रैंक हासिल करी है? पूरे दुनिया में भारत की पेरिस ओलंपिक्स में 71वीं रैंक रही है, जो कि अच्छी नहीं है। आज तक
जो भारत ने बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में करी हुई है ये 2 बार है। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस भारत ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में किया था, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। और सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस भारत के द्वारा साल 2012 में लंदन ओलंपिक्स में करी गई थी, जिसमें 6 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग को लेकर अपना एमओयू को रीन्यू किया हुआ है? तो ये है भारत और मालदीव। देखिए, भारत और मालदीव्स के बीच में पिछले 3 सालों से ये जो सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग का एमओयू है ये चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मालदीव सरकार ने 3 साल पहले भारत सरकार के सामने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना एक डेलीगेशन हर साल भेजा करें, जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम करेगा। मतलब इनके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भारत के ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग दें। ये था मेन एमओयू का मतलब। तो अभी इस साल ये खत्म होने वाला था, अब इसको अगले 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? ये है मोहम्मद मुइज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये कुछ टाइम से न्यूज़ में भी थे। अभी कुछ टाइम पहले जब इन्होंने भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया था, और उसके बाद इन्हें इनकी वैल्यू भी पता लग गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से एक आह्वान किया था कि हम मालदीव्स क्यों जाते हैं, इवन हमारे पास भी ब्यूटीफुल बीचेस हैं, जैसे कि अंडमान हो गया, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद से जो इनको हर साल टूरिज्म में रेवेन्यू जनरेट होता था भारतीयों के मालदीव से विजिट करने से, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। तब से मालदीव्स ने अपनी टोन बदल रखी है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि इस टाइम पे हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा पहली बार नेशनल लेवल की मीटिंग की अध्यक्षता करी गई है। तो इसमें केंद्र और राज्यों के साथ बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। इस मीटिंग का मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था वेल बीइंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए, ये जो पहली बार नेशनल लेवल की मीटिंग इनके ज्वाइन करने के बाद आयोजित करी गई, इसमें पूरे भारत भर के 28 राज्यों में से 21 राज्यों के मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर एक राज्य के अंदर महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, और साथ में केंद्र सरकार की तरफ से हर एक राज्य को कुछ ना कुछ धनराशि आवंटित जरूर करी जाएगी। तो ये इशारे हैं आगे आने वाले समय में हर एक राज्य में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम्स के। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और आने वाले समय में जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेंगे, क्योंकि ये राज्य के अंदर जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ ये पैक्ट कर रहे हैं। तो ये राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी। आप इनका नाम भी ध्यान रखिए। अभी कुछ ही महीनों पहले तेलंगाना में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और सरकार बदल गई है, तो नए मुख्यमंत्री बने हैं ए रेवांत रेड्डी। तेलंगाना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगा कि तेलंगाना को वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन स्वरूप कितनी धनराशि मिलेगी डेवलपमेंट करने के लिए। तेलंगाना सरकार का मेन उद्देश्य जो है इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत, वो है अपने हेल्थ केयर सेक्टर को प्रमोट करना, और ज़ीरो डेवलपमेंट्स हो गया, जिसमें कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, री-इमेजिनेशन हो गया, और अर्बन एरियाज़ को डेवलप करना, और मूसी नदी जो बहती है तेलंगाना के अंदर, उसको रिजुवनेट करना, और स्किल डेवलपमेंट हो गया। मतलब मल्टीपल सेक्टर्स के लिए ये लोन लिया जाएगा वर्ल्ड बैंक से। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये हैं जीशु देव वर्मा। कौन है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जीशु देव वर्मा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? ये हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। हाल ही में कौन है जिनको डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं विवेक कुमार देवगन। और ये पता है कौन है? ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरईसी लिमिटेड के। आरईसी लिमिटेड का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी है कि भारत में लगभग हर एक गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। तो इसके चेयरपर्सन है विवेक कुमार देवगन। इन्होंने पिछले सत्र में जिस तरीके से कार्य किया है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है सरकार की तरफ से डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड से इस बार के।
ये कौन है जिनको पेरिस ओलंपिक्स के समापन में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो शुरुआत में मैंने इनके बारे में बात भी करी थी वीडियो के शुरुआत में। द वन एंड ओनली अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा आपको पता है कौन है? पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सिंगल इवेंट में भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था। ओके। उसके बाद से ऐसा करने वाले आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, और वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। लेकिन हाँ, दोनों का स्पोर्ट्स अलग है। अभिनव बिंद्रा एक शूटर है, और नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंकते हैं। ये कौन है जो कि बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, तो अब ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी शक करने वाली तो बात है नहीं कि चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे तक सारी हायरार्की अब चेंज हो जाएगी। तो बांग्लादेश में अभी तक जो चीफ जस्टिस थे ये थे ओबैदुल हसन। अब इनसे रिजाइन मांग लिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है, और इनकी जगह पर वहां के राष्ट्रपति के द्वारा सईद रिफात अहमद को नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इस टाइम पर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, क्या बता सकते हैं? चले मैं ही बताता हूँ। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश के नए इस टाइम पे इंटम प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये है मोहम्मद यूनुस। मुनाल सैटेलाइट जो है, इसको लॉन्च करने के लिए ये कौन सा देश है जिसने भारत से मदद मांगी है? तो ये देश है नेपाल। नेपाल की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मुनाल सैटेलाइट। तो इसको लॉन्च करने के लिए नेपाल ने भारत सरकार के साथ एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अब ये तय हो चुका है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत की तरफ से इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तीनों मिलकर इन्हें सपोर्ट करेंगे और इनकी इस सैटेलाइट को लॉन्च करवाएंगे। नेपाल की ये इस तरीके की पहली सैटेलाइट होगी। अब सवाल ये उठता है, ये किस तरीके की सैटेलाइट है? तो दरअसल ये पृथ्वी में हर तरीके की वनस्पतियों को मॉनिटर और ऑब्जर्व करने का काम करेंगी। ठीक है। जैसे कि इस तरीके की सैटेलाइट्स जो होती हैं, ये ऐसे आंकड़े कलेक्ट करती हैं कि पृथ्वी में ये कौन कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहां पर पिछले कुछ टाइम में फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बर्फ ज्यादा पिघली है ग्लेशियर में, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या सूखा पड़ा है। इस तरीके की सिचुएशंस को ऑब्जर्व करती है ये सैटेलाइट। तो इसको लॉन्च किया जाना है इसी साल। और नेपाल में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। इनका भी नाम ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले ये नए प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे रामचंद्र पौडेल। आज का मेरा आपसे सवाल है, अमृत क्रांति वर्ल्ड जो है, ठीक है, ये इनमें से कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देने के लिए है, ये वर्ड यूज किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, या फिर भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% डिस्काउंट चल रहा है मानसून का स्टिल। जब तक बारिश होती रहेगी तब तक ये डिस्काउंट चलता रहेगा, डोंट वरी। और इस वजह से भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पर एग्जाम लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि इस बार पैसे की अभाव में किसी का भी जीएस की वजह से सिलेक्शन रुके। ओके। तो इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। ये जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है जिसमें आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साथ में पिछले 5 सालों के बीवाईक्यूज। ये बैच आपके लिए एक बार में पैकेज की तरह है। एक बार में आप इस बैच को अवेल करिए और अगले 10 से 15 दिन में पूरा सिलेबस आप कवर करके मॉक टेस्ट दे के अपने एग्जाम में इस बार सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जामिनेशन, ये बैच आपके लिए कारगर है। आपको बिल्कुल भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। ये बैच मैंने इसी तरीके से डिजाइन ही किया हुआ है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।